आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात, ऑपोजिशन का एतराज, हुकूमती फैसला मफादात का टकराव क्यों, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला, हुकूमत को नवाज शरीफ का इंतजार क्यों, तेल की कीमतों में इजाफे का खदशा, क्या महंगाई का नया सुनामी आने वाला है। 26 जनवरी भारत का यौम जमहूरिया, नई दिल्ली में क्या तूफान बरपा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ब्रॉडशीट मामला एक बार फिर मौजूए बहस है। आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भी मामले की शफाफ इंक्वायरी की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर आजम का कहना था कि इंक्वायरी कमेटी फैसला करेगी कि ब्रॉडशीट के साथ मुआहिदा कैसे हुआ। साथ ही उन्होंने मामले का सारा मलबा साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ पर डाल दिया है। उनका कहना था कि ब्रॉडशीट मामले से उनकी हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह मुआहिदा परवेज मुशर्रफ के दौर में किया गया था। ब्रॉडशीट को अगर जुर्माना अदा नहीं किया जाता तो हुकूमत को हर रोज 5,000 पाउंड बतौर जुर्माना अदा करना पड़ता। उधर अपोजिशन जमातों ने ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख की तकर्री मुस्तरद कर दी है। ऑपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की तकर्री मफादात का टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और उन्हें खुद ही इसकी सरबराही से माजरत कर लेनी चाहिए। आज जो कमीशन बना है, अजमत सईद साहब को उसका चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। अजमत सईद साहब वो शख्स है, जब ये एग्रीमेंट सन 2000 में साइन हुआ, चेयरमैन नैब ने साइन किया, फारूक आदम साहब गवाह बने। फारूक आदम साहब प्रोसिक्यूटर जनरल थे, अजमत सईद साहब पंजाब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल। देखिए ना, ये ब्रॉडशीट का तो इतना बड़ा स्कैंडल है कि उसको कवर अप करने के लिए अपने घर का काजी लेकर आ रहे हैं ताकि अपनी मर्जी का फैसला लें। जस्टिस अजमत सईद जो शौकत खानम हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ गवर्नर में है। नवाज शरीफ का जो पनामा केस था उसकी जजमेंट देने वाले भी ये हैं, उनका नाम है शेख अजमत रिटायर्ड जस्टिस साहब। सवाल पैदा होता है कि ऑपोजिशन जमातें जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की तकर्री पर मुतरज़ क्यों है। तहकीकाती कमेटी का मैंडेट क्या है? क्या मामले की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत की तकर्री मफादात का टकराव है, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? सबसे पहले कमेटी के मैंडेट का तस्करा करते हैं। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में तहकीकाती कमेटी 5 हिस्सों की तहकीकात करेगी। जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं वो 5 हैं, 5 TORs है इस मामले में शामिल और इससे मुस्तफीद होने वाले अफराद का तयन किया जाएगा। कमेटी जायजा लेगी कि ब्रॉडशीट और IAR यानी इंटरनेशनल एसेट रिकवरी फर्म्स का इंतखाब कैसे किया गया। फिर देखा जाएगा कि इन फर्म्स का तारुफ किसने कराया, फर्म से मुआहिदे का ड्राफ्ट किसने तैयार किया। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में कमेटी पैसों की अदायगी के अमल और बरतानिया में हुकूमत पाकिस्तान के असासों की हिफाजत के बारे में भी जांच पड़ताल करेगी। इसके अलावा इंक्वायरी कमेटी को किसी भी फर्द को तलब करने और किसी भी महकमे से रिकॉर्ड तलब करने का इख्तियार भी हासिल होगा। ऑपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ भी बिल्कुल यही है कि मामले की तहकीकात की जाए कि फैसले से ऐन कबल सफारत खाने के अकाउंट में रकम क्यों मुंतकिल की गई। अब ऑपोजिशन के बुनियादी तौर पर कंसर्न्स क्या है और खास तौर पर इस मामले की कानूनी पेचीदगी क्या है। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और साथ ही साथ माहिर कानूनदान है जनाब बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो सर ये फरमाइएगा कि ये जो ब्रॉडशीट का मामला है, हुकूमत कहती है पनामा 2 है, आपको क्या दिखाई देता है सर? ये इतना हसास मामला और वाकई पनामा 2 है? पनामा तो मेरा ख्याल है उसमें जजेस ने बड़ी अजमत सईद पे इल्ज़ाम तो लग रहा है कि उसने वो बैठा था उस बेंच में, पर उस बेंच ने बड़ा लिहाज किया। मैं समझता हूँ उसने बड़ा लिहाज किया। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि अकामा एक ज़्यादा संगीन जुर्म है। अकामा पनामा की सारी करप्शन से ज़्यादा संगीन जुर्म है कि एक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो, एक मुल्क का वज़ीर आज़म हो और दूसरे मुल्क की एक कंपनी का मुलाजिम हो, तनख्वाह ले या ना ले, इफ़ इज़ एंटाइटल टू रिम्यूनरेशन, तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। और यहाँ अगर आप नहीं लेते थे क्योंकि बेटे की कंपनी थी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये गैर मुल्क की कंपनी थी। ये दुनिया में कोई मुल्क टॉलरेट नहीं करेगा, कोई कौम टॉलरेट नहीं करेगी कि उनका वज़ीर आज़म बरतानिया का वज़ीर आज़म हो और रिलायंस ग्रुप, इंडिया के रिलायंस ग्रुप का मुलाजिम हो, तनख्वाह लेता हो या ना लेता हो, उस तो डिवाइडेड लॉयल्टी हो गई। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपके वज़ीर ख़ारजा थे, जो आपके वज़ीर दिफा थे, वो तो कंपनी से तनख्वाह भी लेते रहे हैं, UAE की कंपनी से तनख्वाह भी। वो जब वज़ीर वाटर एंड पावर थे तो कहा जाता है कि उनकी
को 15,000 दिरहम तनख्वाह थी। जब वो वजीर दिफा हो गए तो उनकी को 25,000 हो गई, और जब वजीर खारजा भी हो गए तो 35 या 40,000 दिरहम फबया। बट ये सुना जा रहा है, ये तस्लीम किया जाता है, उन्होंने डिक्लेयर किया है। एजाज साहब, ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात के लिए जस्टिस अजमत सईद साहब को सरबराही देने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ऑपोजिशन जो तहफुजात का इजहार कर रही है, इसका मतलब ये कि उनके तहफुजात ठीक है? फिर उनको ये लग रहा है कि हमारे अगेंस्ट को फैसला आ सकता है? मैं नहीं, ये तहफुजात उनके बिल्कुल दुरुस्त हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं। और मेरे ख्याल में अजमत सईद को बैठना नहीं चाहिए। अजमत सईद पे एक नहीं, वो सिर्फ ये नहीं कि वो पनामा बेंच पे थे, जिससे जाहिर है मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी और मियाँ नवाज शरीफ उन पे एतराज़ कर सकते हैं, उनको खदशा हो सकता है कि ये इंसाफ नहीं करेंगे। गो मैं ये कह रहा हूँ उसमें नर्म रवैया रखा गया। पनामा में अकामा का एक दफ़ा फैसला हो जाए कि ये मुलाजमत किसी और की कर रहे हैं, वज़ीर आज़म हमारा है या सदर हमारा है या फॉरेन मिनिस्टर हमारा है, तो आर्टिकल 6 की केस बनता है। वो तो बड़ा ट्रीजनस है। तो साहब, आपको लगता है कि फिर अजमत सईद शेख साहब को खुद दस्तबरदार हो जाना चाहिए कि आप कमेटी की सरबराही मुझे जरूर सौंप रहे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन यहाँ पर मामला जो है क्योंकि एतराज उठाया जा रहा है एक फरीक की तरफ से, मुझे दस्तबरदार हो जाना चाहिए? अजमत सईद साहब न सिर्फ ये कि पनामा में एसेट रिकवरी के पैसे पनामा में रहे हैं, आप डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं जबकि ये दस्तखत हो रहे थे या ये इस पे ऑर्डर आ रहा था। अगर 2016 मुझे याद नहीं कौन से वक्त में, पर रहे हैं डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल, तो आप वो भी रहे हैं। फिर एक तीसरी भी वजह है, ये बयान की जो जाती है, मुझे अभी ज़हन से उतर गया वो, जिसकी वजह से उनको मेरा ख्याल है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर भी हैं। हाँ, बिल्कुल बजा। ये 3 जो वजूहात हैं, ही शुड नॉट सिट। एंड मियाँ नवाज शरीफ की और उनकी पार्टी की ये बिल्कुल जायज़ एतराज़ है कि अजमत सईद अच्छा जज होगा। अच्छा, मैं उसको एक समझता हूँ कि वो अच्छा जज रहा है, मेहनती जजमेंट्स भी लिखता रहा है, बट यहाँ उसको नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं बैठना। लेकिन एतजाज साहब, अगर इस कमेटी के TORs को देखा जाए कि इस कमेटी का जो मैंडेट है वो ये है कि मुआहिदा ब्रॉडशीट के साथ किसने किया था, इस मुआहिदे को ख़त्म किसने किया था, फिर आर्बिट्रेशन के अंदर जब मामला गया तो कानूनी पेचीदगियां की थी, हमने इसको कैसे कंटेस्ट किया, यानी इन तमाम तर मामला को देखना है। इसका ताल्लुक ना तो अपोजिशन के साथ है जो मौजूदा वक्त की अपोजिशन है, ना ही हुकूमत वक्त के साथ है, बल्कि इसका ताल्लुक तो परवेज मुशर्रफ साहब के साथ है। तो आपको कैसे लगता है फिर कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला हो सकता है, अजमत सईद साहब जो है वो हुकूमत को फेवर कर सकते हैं? नहीं, ये मामला जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसमें ये सिर्फ ये नहीं है कि जो मुशर्रफ के टाइम पे ये हुआ है। मैं 2 चीज़ें इस पे अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक तो पहली बात ये है कि ये इसका सबसे कलीदी जो स्टेप है मुआहिदा करने के बाद, वो 2016 में हुआ जब सर एंटनी एवंस ने अपना फैसला दिया, और वो फैसला दिया लायबिलिटी पे कि क्या ये लायबल है। फिर लायबिलिटी पे फैसला हो गया कि इन पे जिम्मेदारी आती है उस ब्रॉडशीट के सारे मामले पे। तो फिर दूसरा मामला था कि इसमें हर्जाना कितना बनेगा। अब जो उसमें इनके लिए बड़ी मुश्किल दुश्वार चीज़ है कि ये अगर मुआहदे पे ही आ जाए कि मुआहदा हुआ, तो उस मुआहदे के नतीजे में हुआ क्या? हुआ ये कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान की मतलब है, वैसे तो कहा गया, प्रूफ दिया गया को 830 मिलियन यानी 83 करोड़ डॉलर की मालियत का, जो तकरीबन 1 अरब रुपया बनता है, अरब डॉलर बनता है, जो 160 अरब रुपए बनता है। अगर 1 अरब है तो 160 अरब रुपए हैं। और वो उनकी मालियत की जायदाद, बल्कि कम अज़ कम 100 मिलियन की जायदाद पे उसने अवार्ड दिया है कि इस पे 100 मिलियन बनता है, जो कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत ब्रॉडशीट के निकाले हुए कवायद पे आगे चलती, पर उन्होंने कहा है, उनका गिला ये है ब्रॉडशीट वालों का कि गवर्नमेंट ने क्या किया, परवेज मुशर्रफ ही ने क्या किया
कि हमसे मुआहदा किया कि तुम हमें मालूमात दोगे, हम अदालती कार्रवाई करेंगे, हम वो पैसा रिकवर करेंगे, जब रिकवर कर लेंगे तो 20% आपको देंगे। वो कहता है कि मैंने आफ्ताब शेरपाव का निकाला, जमील अंसारी का निकाला, जमाल अंसारी, जमील अंसारी। तो एतजाज साहब देखे ना, फिर खाया पिया कुछ नहीं, प्लेट थोड़ी बाहर आने से। एक मिनट, उन्होंने आगे उसको रिकवर नहीं किया, उन्होंने रोक दिया, बल्कि आफ्ताब शेरपाव को वजीर दाखिला बना दिया। तो हम क्या कहाँ जाते? ये तो इन्होंने सुलह कर ली और परवेज मुशर्रफ ने अपनी हुकूमत और अपनी सियासत उस पर चमकाई, हमने प्रेशर डाला, वो उधर चले गए। तो ये एक किस्म का इस वजह से उनको हर जाने की का अवार्ड हुआ। पर इस पे जिम्मेदारी आ जाएगी मियाँ साहब पे, क्योंकि 2016 में उसका पहला अवार्ड हुआ। उसके बाद क्या वो हुकूमत उस वक्त मियाँ साहब की थी। पर मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ, अजमत सईद हो या कोई भी इस इंक्वायरी का हेड हो, उसका पहला फर्ज होगा ये नहीं कि वो वजीर आजम के पीछे जाए, नवाज शरीफ के पीछे जाए, यूसुफ रजा गिलानी के पीछे जाए, शौकत अजीज के पीछे जाए। इसमें जो पहला से आखिरी सबसे जिम्मेदारी है वो जनरल अमजद की है, चेयरमैन नैब जिसने मुआहदा किया वो। उसके बाद जनरल मुनीर हफीज़ आए, उसके बाद जनरल शाहिद अजीज़ आए, जनरल मकबूल खालिद मकबूल आए, फसी बुखारी फौत हो गए हैं पर वो नेवी के चीफ थे, वो आए। मोहम्मद मियाँ सुमरो आए चेयरमैन के तौर पे, जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनकी जिम्मेदारी। फिर उसके बाद जो आए ये कमर ज़मान साहब आए, फिर अब जावेद इकबाल साहब आए। भाई पहले तो इनको बुलाओ। आप ये कह रहे हैं कि ऑल दोस्त शुड हेल्ड अकाउंटेबल जिन्होंने ये मुआहिदा किया था, तो इसका मतलब ये है कि इसमें ऑपोजिशन के लिए तो कोई खतरे की बात नहीं है। तो इसका मतलब तो एक तो ओनस तो उनके ऊपर है जिन्होंने एग्रीमेंट किया था, और यही हुकूमत चाहती है कि छान पटक होनी चाहिए, एग्रीमेंट किया क्यों गया, एग्रीमेंट खत्म क्यों हो गया। तो क्या ऑपोजिशन ये समझ रही है कि खुदा ना खास्ता परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था, परवेज मुशर्रफ साहब और उनकी टीम को ये कमेटी एनआरओ दे सकती है? नहीं, ये कमेटी एनआरओ किसी को नहीं दे सकती। ये कमेटी का तो ताल्लुक ही नहीं एनआरओ देना, इसका इख्तियार ही नहीं है। और इख्तियार एनआरओ शायद कोई भी नहीं दे सकता जब तक आइन में तरमीम नहीं होती। आइन में तरमीम की जाए तो फिर कोई एनआरओ हो सकता है। और वो साहब आप असल में लिटरल मीनिंग्स ले रहे हैं एनआरओ के, क्योंकि हमने एनआरओ का लफ्ज इतना सुना इस रजीम के अंदर। एनआरओ से मुराद ये लेते हैं कि किसी को क्योंकि एनआरओ का मफहूम भी बदल दिया गया है ना, कि किसी को कोई कहीं पर कोई फ्लेक्सिबल होना, किसी जगह पर किसी को कोई ब्रीदिंग स्पेस मिल जाने का मतलब अब एनआरओ समझा जाता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि फेवर मिल सकती है इन सब लोगों को जिन्होंने मुआहिदा किया था, जिनके नाम आप ले रहे हैं? इनको देखें, जिम्मेदारी तो इनकी है। कोई सिविलियन, नवाज शरीफ सिविलियन है इसलिए उसके पीछे पड़ जाओ, शाहिद खाकान सिविलियन है इसके लिए उसको पीछे पड़ जाओ। बात तो ये है कि ये सारा चेयरमैन नैब जो कि वजीर आजम को तलब कर सकता है, पेशियां भुगत रहा है वजीर आजम राजा परवेज अशरफ भी, और यूसुफ रजा गिलानी भी बतौर वजीर आजम भी, और शाहिद खाकान अब्बासी भी जेल में भी जा रहा है। तो ये बात ये बड़ा अनफेयर है। इट विल बी नॉट बी एक्सेप्टेबल कि आप इन पे हाथ रखें। पहली बात यह है कि ये कोई छोटे लोग तो नहीं है, ये कोई मतलब ये बच्चे तो नहीं है जो ये सारे मुआहदे कर रहे थे, जो रिकमेंड कर रहे थे कि मुआहदे पे दस्तखत करो, जो सारी कार्रवाई कर रहे थे, जिनको होशियार रहना चाहिए था। वो तो चेयरमैन नैब इज द फर्स्ट वन वेयर द बक कम्स एंड स्टॉप्स। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर वो आ जाए कटहरे में तो फिर आप जिसको मर्जी बुलाए, मेरी तरफ से कोई नहीं। पर पहले ये 8-9 बंदे जो है, और ये होगा इम्तिहान इस किसी ऐसी कमेटी पे, उस पे अजमत सईद बैठे या कोई और बैठे, ये होगा इम्तिहान। आइडियली जो होना चाहिए वो प्रैक्टिकली होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आप कोई स्टैंडिंग कमेटी बुलाती है, वो चेयरमैन की जो सेनेट की कायमा कमेटी हो, वो अगर चेयरमैन नैब को कॉल करती है तो हुकूमत जो है वो फेवर में आ जाती है, और हुकूमत ये कहती है कि आपका क्या मैंडेट है, आप तो बुला ही नहीं सकते। हालांकि सेनेट अपर हाउस है, वहां पर हो सकता है, लेकिन उसको डिफेंड करने के लिए हुकूमत फिर खड़ी होती है। एजाज साहब, अब ब्रॉडशीट का मामला हो या फॉरेन फंडिंग केस का मामला हो, उसको पनामा 2 करार दे दिया जाता है और बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई देती है बजाहिर हुकूमत के इस एतमाद के पीछे क्या है? हुकूमत के एतमाद के पीछे तो ये एक बात है, मैं समझता हूँ
लोग ये समझेंगे, लोग इस वक्त ये समझेंगे कि वो एतमाद कर रही है अजमत सईद पे, और अजमत सईद का शायद एक तसुब है उनका मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ। मैं शायद कह रहा हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ, बट मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है यकीनन कि उनका तसुब है, और उसकी 3 वजूहात जो मैंने बताई हैं कि वो शौकत खानम के बोर्ड में भी हैं, वो पनामा बेंच पे भी थे जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया, और वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल भी थे उस वक्त। बिल्कुल ठीक, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मामला है। सर मुझे ये बताइएगा सर, फॉरेन फंडिंग केस का मामला भी पैरेलल चल रहा है, आपको सर उसका फैसला आता हुआ दिखाई दे रहा है? फॉरेन फंडिंग केस में मैं एक चीज़ बता दूं, आप फैसले से ज़रा शायद लोग डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि इसमें पहली तो बात यह है कि पार्टी की डिसोल्यूशन वो मोहतरमा मरियम नवाज भी कर रही हैं कि वो आर या पार 8 तारीख को या 13 तारीख दिसंबर को, और वो इस्तीफे दे देंगे तो सारी सेनेट की ख़त्म हो जाएगी, जो इलेक्शन ही ख़त्म हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएंगे। वो भी गलत कानून उनको किसी ने पढ़ाया। अब वो कहते हैं जी असेंबली ये तहलील हो जाएगी क्योंकि फॉरेन फंड आ गया पीटीआई की किसी भी जमात, मैं किसी जमात के डिज़ोल्व होने के, और इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट को एक हक है, आइन देता है, पर मैं खिलाफ हूँ कि किसी पार्टी को डिज़ोल्व कर दिया जाए। पॉलिटिकल पार्टीज इनके रहमो करम पे किस तरह उनको छोड़ सकते हैं? फिर ऑपोजिशन की तो लास्ट वन होप। जी 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 जी, एक चीज अर्ज कर दूं, पहले एक चीज अर्ज कर दूं, इसके बारे में बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। नंबर 1, फॉरेन फंडिंग पार्टी, एक फॉरेन एडेड पार्टी, फॉरेन फंडेड नहीं, फॉरेन एडेड पार्टी आर्टिकल 17 के तहत डिज़ोल्व हो सकती है अगर गवर्नमेंट डिक्लेयर करे कि ये फॉरेन एडेड है। और ये मिसाल के तौर पे एक पार्टी है जो एक दूसरे मुल्क से पैसे भी ले रही है और उसके मसलक को भी प्रमोट कर रही है, उसकी आइडियोलॉजी को, उसकी सोच को प्रमोट कर रही है, वो आती है उसकी जद में। दूसरा है फॉरेन फंडेड पार्टी। फॉरेन फंडेड पार्टी में 2 किस्म की है। एक वो फॉरेनर, ये लॉ में लिखा है, नाइकॉप का लॉ में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता, एक वो फॉरेनर है जो फॉरेन नेशनल है पर उसके पास नाइकॉप है, ये जो नेशनलिटी का। और ठीक है, बिल्कुल एजाज साहब, लेकिन ऑपोजिशन तो ये कह रही है ना कि इजराइल और भारत के शहरियों ने और कंपनीज ने अगर फंडिंग की है तो फिर तो ये उस जुमरे में आती है जो आर्टिकल 17 का हवाला आप दे रहे हैं। आप सुन तो ले। दूसरा है फॉरेनर अगर फंड करे, फॉरेनर अगर फंड करे तो असेंबली, ये पार्टी डिसॉल्व नहीं हो जाती। अगर 10,000 डॉलर, मैं पार्टी लीडर हूं फर्ज करो, और 10,000 डॉलर मोदी भेज देता है मेरे अकाउंट में किसी मुसलमान इंडियन को ही कह के, जो मैं सोचता हूँ कि मुसलमान है, नाम से मोहम्मद नसीम है और लंदन का उसका एड्रेस है और वो इंडियन नेशनल, और उसका भेज देता है, तो मोदी तो 10,000 डॉलर डाल के हर पार्टी को ख़त्म करवा देगा। शायद नून को ना कराए क्योंकि उनके जरा पर्सनल खानदानी ताल्लुकात। ये सर पर्सनल वेंडेटा की बात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब पीटीआई के साथ कर रही है। एजाज साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है सर, लेकिन उससे पहले मुझे बता दें कि फिर जो आप कह रहे हैं उसके मुताबिक तो रावी चैन लिख रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए, तो पीटीआई हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और जो पीडीएम जो है इसके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। मैं आपको उसके बाद में बात करता हूँ, पर देखो एक चीज हमें ख्वाहिश ही नहीं करनी चाहिए, चाहे मौलाना फजलुर रहमान हो, चाहे मियां नवाज शरीफ हो, इनको भी प्रोटेक्ट होना चाहिए अंडर लॉ, बाई लॉ, बट इनको ये ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, मुझे नहीं ख्वाहिश करनी चाहिए, चेयरमैन बिलावल को नहीं चल रही है। और चेयरमैन बिलावल ने आज कह दिया कि असेंबली के फ्लोर पे हम करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये मतलब है अकल की, दानिश की बात है, बट इसके ये हमें ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए असेंबली, ये पार्टी डिसॉल्व हो जाए और हम तालियां मारें जब जजेस या इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को डिसॉल्व कर दें। और ये अगर कानून बन गया कि 5,000 10,000 इन दोनों में जो कंट्रीब्यूशन है, एक ने
एक 200 दिए, दूसरे ने $780 दिए। एक को यहूदियों का कहते हैं और जो यहूदियों का है वो तो टीवी पे आया, उसने कहा मैं ठीक है, ऐसा सब पॉइंट टेकन सर। मुझे लास्ट बट नॉट लीस्ट ये बताएं सर कि फिर इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो यकीनन पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर ही कोई ना कोई चेंज चाहती है, वो गैर जमहूरी और गैर आईनी तरीके से नहीं चाहती, ना वो लॉन्ग मार्च चाहती है, ना धरना देना चाहती है। तो फिर पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल गई और हुकूमत के लिए रावी चैन लिख रहा है 5 साल पूरे करेगी हुकूमत। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मैंने तकरीरें की और हम पीपल्स पार्टी ने की, खुर्शीद शाह ने की, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली में थे, मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में था। हम मियाँ साहब को हमने बचाया किस लिए कि जब इमरान खान और ताहिरुल कादरी ने हल्ला बोला पार्लियामेंट में 2014 में, हम मियाँ साहब को उस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर रिकग्नाइज नहीं करते थे। हम कहते थे इनको वोट डाले गए, जब इन्होंने बयान दे दिया, काउंटिंग शुरू हो गई, हमारे कैंडिडेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कि इन्होंने जाके छत पे खड़े होके और अवाम को कहा कि और लोगों को जो रिजल्ट बनाते हैं कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और हमारे वोट गिरने शुरू हो गए और हमारे कैंडिडेट्स हारना शुरू हो गए। हम इनको ये ताना देते थे। लेकिन जब इन्होंने हल्ला बोला और पार्लियामेंट के बाद जत्थे लेके आ गया और धरना करना शुरू कर दिया, तो हमने क्या किया, हमारा ये लाइन थी कि एक तरफ एक ललकार लश्कर। बिल्कुल ठीक है एजाज साहब, ये माजी का एपिसोड तो है, बड़ा तल्ख है जिसकी आप बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सर मुझे ब्रेक पे जाना है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर हो और तीसरी तरफ हम हो, तो हम प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट के साथ खड़े। सर मुझे ब्रेक पे जाना है सर। लास्ट आपका सेंटेंस चाहिए। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। यू कैन प्रिडिक्ट नथिंग इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मारूफ कानूनदान। गुफ्तगू आपने सुनी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुशीर कानून बाबर आवान साहब ने फॉरेन फंडिंग केस के फैसले को मशरूत कर दिया है नवाज शरीफ की आमद के साथ। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जब भी फैसला हो, हम ये चाहते हैं कि पार्टी के सरबराहान को वहां बुलाया जाए, और जाहिर नवाज शरीफ को आना पड़ेगा ना, पार्टी के सरबराह वही है, और सबको बुला के हियरिंग की जाए। सवाल उठता है कि क्या तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस को मजीद तूल देना चाहती है? ऑपोजिशन जमातों ने वजीर आजम का चैलेंज कबूल कर लिया। पीटीआई का आइंदा का लाहेअमल क्या होगा, इस पर बात करेंगे। इस वक्त वजीर ममलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली रहनुमा तहरीक इंसाफ जरताज गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जरताज साहिबा आपके वक्त के लिए। वो वक्त था जब आप ऑपोजिशन से रसीदें मांगा करते थे, आज ऑपोजिशन आपसे रसीदें मांग रही है, दिखा क्यों नहीं देते? थैंक यू रेहान, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपने बड़ी अच्छी शुरुआत की, लेकिन देखें जब भी रसीदें दिखाने का टाइम आता है तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा पूरा उधरते हैं। ये रसीदों की कहानी जो है वो तब शुरू हुई थी जब रेफरेंस बना के भेजा गया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़, और उसमें एक पर्सनल रेफरेंस के अलावा हनीफ अब्बासी ने पार्टी फंडिंग का भी एक रेफरेंस बना के भेजा था। ऐसे उसके बाद अच्छा, मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि मई 2018 में इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दी थी कि स्क्रूटनी कमेटी की जो कार्रवाई है उसको सीक्रेट रखा जाए, जिसे मई 30, 2018 को एक नोटिफिकेशन सामने आया और इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया था। तो उस वक्त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ये कहती रही है, इमरान खान साहब कहते रहे कि जो स्क्रूटनी कमेटी कार्रवाई कर रही है इसको मंजर आम पर ना लाया जाए, इसको सीक्रेट रखा जाए। तो वो दरखास्तें क्या हुई? उस टाइम पे भी ये झूठ बोला गया कि हमने कहा है कि आप ऑनलाइन ब्रीफिंग ना दिखाएं। हमने हमेशा कहा है कि ऑनलाइन ब्रीफिंग दिखाएं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी वो इलेक्शन कमीशन का वो नोटिफिकेशन मेरे पास मौजूद है, इस वक्त मेरे हाथ में है। मई 30, 2018 की तारीख है जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो दरखास्त आपकी तरफ से दी गई है, इमरान खान साहब ने जो दायर की थी, उसको मुस्तरद करता है। कि हमेशा से देखिए एक दलेर इंसान लीडर जिसकी तमाम 40,000 हमारे अकाउंट होल्डर हैं, जिसको आप फ़ोन करें, कॉल करें, एड्रेस है, आप उनको फ़ोन करें, वो आपको बताएंगे कि उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को कितनी फंडिंग की है। हमारे ऑडिटेड अकाउंट हैं और हमारा कोई पापड़ वाला, दही बल्ले वाला और छोले वाला नहीं निकलेगा, टीटीज नहीं निकलेगी। तो हम तो ट्रांसपेरेंसी की सबसे बेहतरीन मिसाल है। मुद्दा ही हमने पीएमएलएन का और पीपल्स पार्टी का और अपोजिशन का अच्छा, मैं ना असल में इस मसले को आसान करना चाह रहा हूं। मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूं। इमरान खान साहब ने बड़ी दलेरी वाला बयान दिया है कल, जो स्टेटमेंट दिया कि इसको
पब्लिकली दिखाना चाहिए, मीडिया के सामने दिखाना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आ गया है। वो कहते हैं कि ये जीआईटी का मैंडेट है, स्क्रूटनी कमेटी का, और ये बड़ी हसास नौयत का मामला है, इसको हम पब्लिकली नहीं दिखा सकते हैं। तो मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूं, वो मशवरा ये है कि रोज रोज की जो रुसवाई है, जो जिल्लत है, जो मरियम औरंगजेब साहिबा मीडिया टॉक कर देती हैं, अकबर एस बाबर साहब आके इलेक्शन कमीशन के बाद मीडिया टॉक कर देते हैं, और हुकूमत जो है उसको रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, तो हुकूमत क्यों नहीं ये खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और तमाम तरह रसीदें सामने लाके पब्लिक को दिखा दें? अच्छा रेहान, आज टोटली डिसएग्री विद यू। देखें, अगर तो दोबारा से जिसकी पर्चियाँ गुम है, जिसके रसीदे गुम है, जिसमें से शायद वो दोबारा कतरी खतूत लेकर आएँ या कतरी शहजादा लेकर आएँ, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, तो आपको दोबारा से PMLN का ही मुँह काला देखने को मिलेगा। और ये अल्फाज में नहीं इस्तेमाल करती, दैट्स नॉट मेरी तरबियत नहीं है। ये मरियम औरंगजेब की जिसकी आपने मिसाल दी है, ये उनके अल्फाज है कि हुकूमत का मुँह काला है। तो हुकूमत, मैं तो चाहता हूँ कि आप हमेशा के लिए उनके मुँह बंद कर दें, फॉरेन फंडिंग केस की जो फाइल है उसको क्लोज कर दें, ये सारी रसीदें दिखा के। जी बिल्कुल रेहान, देखें, हमने अगर 40,000 अकाउंट होल्डर दिए हैं तो हमने उनके मुंह बंद ही किए हैं। अब चूंकि उनके अपने गले ये रसीदें पड़ गई और इनकी हमेशा रसीदें गुम हो जाया करती थी। जब नवाज शरीफ साहब ओबामा के सामने जाते थे तो उनकी पर्चियां जो है उलट पुलट हो जाती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या हर्ज है? आप भी बैठ जाए, कुछ वज़रा बैठे इमरान खान साहब के साथ, और दिखा दें उनको कि ये है हमारी रसीदें, ये है हमारी फंडिंग, और ये हमारे सोर्सेज, और ये मनी ट्रेल है, यहां पर हमने इन्वेस्ट। जाहिर है आपके पास तो होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे आप कह रही है, शफाफियत पर यकीन रखती है, तो दिखाएं ताकि आवाम को भी पता चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी मुनफरिद जमात है। जी बिल्कुल मुनफरिद जमात है। ये पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसका लीडर भी इतना क्रेडिबल है, जिसके तमाम पार्टी फंड की भी अकाउंट होल्डर के नाम मौजूद है। जी हर रोज़ आपके सामने हम मीडिया ब्रीफिंग देते हैं। आप इलेक्शन कमीशन हमें इजाज़त दे दें, हम हाजिर हैं। अपने 40,000 अकाउंट होल्डर के नाम हमने ऑलरेडी बता दिए। किसी दिन उसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन की इजाजत नहीं चाहिए, वेबसाइट पे चले जाएं, आपके पास है, वो आप रख दें। वो जो एजेंट्स की बात हो रही है मौजूद है, आप जो वो आपके ऊपर इल्जाम ये लगा रहे हैं ज़रदार साहिबा, वो कह रहे हैं इसराइल से फंडिंग हुई है, भारत से फंडिंग हुई है, और अकबर एस बाबर ने हमारी प्रोग्राम में कहा कि अगर मैंने बता दिया तो फिर बहुत बड़ी सारी हुकूमतों के अंदर भौचाल आ जाएगा, ना सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत में बल्कि हमसाया ममालिक के अंदर भी भौचाल आ जाएगा। ऐसा क्या है? मैं देखें, मैं जानना चाहता हूं, इंक्विजिटिव है हर पाकिस्तानी, कि ऐसा आखिर क्या है इस फॉरेन फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट? देखिए रेहान, आप मेरी बात कर जाते हैं, आप मेरा सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट पूरा सुन लेने दें। मैं आपको सिंपल सी बात बता रही हूँ कि हमने खुद चैलेंज किया है, हमने ऑडिटेड फंड 40,000 लोगों के दिए हैं। हमने तो इनको उल्टा चैलेंज किया है कि अपनी रसीदें और अपनी फॉरेन फंडिंग के आप जवाब दें, क्योंकि एक इल्ज़ाम आपके ऊपर है, मीडिया के ऊपर, कि आप लोगों के नाम पे 70 करोड़ दिए गए। आप लोगों को मीडिया को सवाल करना चाहिए। दूसरा ये कि उनके पार्टी फंडिंग में 40,000 क्या, 4,000 क्या, 400 लोगों के भी नाम वो नहीं दे सके हैं। वो बता ही नहीं सके हैं कि इनके करोड़ों रुपए के फंड इनके पार्टी में कहाँ से आते हैं, किसने दिए हैं। अभी तक एक पापड़ वाले का ही नाम दे दें, दही बल्ले वाले का ही नाम दे दें। जहाँ तक आपने अकबर एस बाबर की नाम दी है या किसी का नाम दिया है, देखिए सिंपल सी बात है, उन्हीं के कहने पे स्क्रूटनी कमेटी बनी इलेक्शन कमीशन में। अब जब अकबर एस बाबर साहब को ये बात समझ आ गई है कि उनका केस और उनका मुद्दा जो है वो ख़त्म हो चुका है, मीडिया उनको लिफ्ट नहीं कराने वाला, और उनका एक पर्सनल ग्रज है हमारे किसी पार्टी के किसी बंदे के साथ, मैं किसी के कॉम्प्लेक्स की जिम्मेवार नहीं हूँ। हाँ अलबत्ता मैं अपनी क्रेडिबिलिटी की जिम्मेवार, और मेरी क्रेडिबिलिटी ये कि मेरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 40,000 लोगों के अकाउंट किसका गुस्सा निकाल रहे हैं फिर अकबर एस बाबर साहब, जैसे आप फरमा रही? जिनको 2014 में पार्टी से पहले ही निकाल दिया गया था, उनकी तो बुनियादी रुकनीत ही खत्म हो गई थी। अब एक रोग वो जो हो, एक ज़बरदस्ती का मेंबर अपने आप को कह रहा और उसके पास कोई जवाब ना हो, और जब उसको पता है कि स्क्रूटनी कमेटी उसके कहने पे बनी है और अब जवाब सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे दिए हैं, अब वो भागना चाहते हैं तो हम भागने तो नहीं देंगे ना। कहते हैं मैं तो गाइड कर रहा था कि खान साहब बड़ा मसला बन जाएगा फ्यूचर के अंदर, ये जो अकाउंट्स है इनको ऑडिट कराएं और इसको चेक करें। वो कहते हैं खान साहब को मेरी बात बुरी लगी, अकबर एस बाबर को आपने पार्टी से क्यों निकाला था? अब तो रेहान, अब तो उल्टा हो गया ना। उनको चाहिए मशवरे जाके जो उनकी प्रोटेक्शन की दलीलें दे रहे होते हैं ना, उनको चाहिए कि अपने दाएं बाएं मरियम बाजी को और पीपल्स पार्टी को दें, क्योंकि हमारा तो तमाम खाता क्लियर है, उधर के खाते क्लियर नहीं है। इजराइल और इंडिया की फंडिंग उधर से है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़रताज साहब आपके वक्त के लिए। ज़रताज गुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, सादगी उन पर ख़त्म है कि वो फरमाते हैं, अब कौन फरमा रहे हैं? मुशीर कानून है बाबर अवान साहब,
और वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे, क्योंकि पार्टी सरबराह की मौजूदगी में फॉरेन फंडिंग केस की समाअत होनी चाहिए, तो नवाज शरीफ साहब आएंगे, केस का फैसला हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मैं इसके ऊपर रिएक्ट कैसे करूं, क्योंकि रिएक्ट किया जाता है किसी सेंसिबल बात के ऊपर, कुछ इसमें थोड़ी बहुत सेंस हो। ये जो दरफुंतनी नहीं छोड़ी है ना बाबर अवान साहब ने, इसका उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। ये इतनी बड़ी जख है। ये मुल्क किसी आइन के तहत चल रहा है, किसी कानून के तहत चल रहा है कि किसी के बाप का राज है कि जो वो कहेगा उसके मुताबिक हो जाएगा। आप मुझे बताइए, एक केस जो 6 साल से पेंडिंग पड़ा है इलेक्शन कमीशन में, जिसमें वो टालते बिलाखिर पीटीआई ने ये किया कि कहा कि जी हमारा कर रहे हैं तो साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी करें, फाइन, 5 साल के बाद। उस केस के बारे में वो फरमा रहे हैं कि जब वो हेड्स आएंगे, उन्हें पता है वो तो अभी नहीं आ रहे, लिहाजा इनका ख्याल ये है कि वो चूंकि नहीं आएंगे लिहाजा ट्रायल भी नहीं होगा और हम अपना टेन्योर पूरा कर जाएंगे। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? किसी कानून के रूह से नहीं हो सकता। आप ये कह रहे हैं उनको पता था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा कैलकुलेटेड सा जवाब आ जाएगा और वो कहेंगे कि नहीं ये हो नहीं सकता आइन के मुताबिक। ठीक है, अपने नंबर उनका ख्याल है कि उन्होंने टांग लिए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, फिर बाबर अवान साहब ये कह रहे हैं कि पार्टी सरबराहान के सामने होना चाहिए है। मैंने कहा ना, वो नॉमन तेल मांग रहे हैं ना, तो ना होगा ना राधा साहब जो मुशीर कानून है वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि वो पार्टी सरबराह है, वो आए तो उनके सामने होगा। वो नवाज शरीफ जिसकी तकरीर को हम टीवी पर नहीं दिखा सकते हैं, पैमरा ने पाबंदी लगाई हुई है, बैन है हमारे ऊपर, वो कह रहे हैं कि वो आएंगे, यानी उनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि वो पार्टी सरबराह होंगे और आके देखेंगे और उसके बाद फैसला होगा। देखिए, यही बात सबसे ज्यादा तकलीफ दे है कि एक ऐसा आदमी जिसको आपने वजारत कानून दी हुई है, जो खुद कानून का इतना बड़ा मजाक उड़ा रहा है कि जिसका हिसाब नहीं है। लेकिन मैं ब्लेम नहीं करता उनको। जिस पार्टी का सरबराह ये कहे कि यू टर्न लेना जो है ये अजीम लीडरों की निशानियां हैं और उनकी तारीफ है उनकी ये कि वो यू टर्न लें, वहाँ नीचे फिर यही इसी तरह के जगलर्स होते हैं। देखें, मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ, ये सवाए एक एस्केपिज्म के कि एक एस्केप का रास्ता ढूंढा जा रहा है कि ये ट्रायल ना हो। अकबर एस बाबर जो है वो गला फाड़ के कह रहा है कि खुदा के लिए दिस इज ओपन एंड शट केस, इसमें कुछ साबित करना नहीं है। लास्ट बट मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये फॉरेन फंडिंग केस पनामा 2 कैसे है, क्योंकि हुकूमत तो बड़ी पुरएतमाद दिखाई दे रही है। ऑपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज भी कर लिया, अकबर एस बाबर ने स्क्रूटनी कमेटी के ऊपर अदम एतमाद का इजहार भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत कह रही है कि फॉरेन फंडिंग केस पनामा 2 है। तो हुकूमत के एतमाद के पीछे क्या है? आपने वो मिसाल तो सुनी होगी ना कि बिल्ली अगर कबूतर अगर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले तो इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्ली नहीं है। ये आंखें बंद कर रहे हैं। इनको पता है कि अगर ये केस ट्राई हुआ तो ये कहीं नहीं है, ना पार्टी कहीं है ना उसकी लीडरशिप कहीं है। इसलिए हर वो रास्ता ढूंढेंगे, हर वो नया तजर्बा करना चाहेंगे जिसकी ना आइन में कोई गुंजाइश है ना कानून में कोई गुंजाइश है। ये सिर्फ उस लटकती तलवार से बचने की एक आखिरी साजिश है, इसके बाद कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन भी कोई सेन जज, मैं एस्पर्शन कास्ट करना नहीं चाहता, जो भी मेरिट्स पर इसका फैसला करेगा वो फैसला आपको भी पता है, मुझे भी पता है और इस बाबर अवान को भी पता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि महंगाई के सुनामी की शिद्दत बढ़ने का खतरा क्यों है, इसके पसे पर्दा मुहर्रकात क्या है और महंगाई कितनी बढ़ने जा रही है। इस आम मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। अवाम एक बार फिर महंगाई के सुनामी की जद में आने वाली है। आज ही इदारा शुमारियात ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि मुल्क में तेल की बढ़ती हुई कीमतें एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.32% औसत इजाफे का बायस बनी है। उधर आज गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खबरदार किया कि बिजली और पेट्रोल की कीमतें महंगाई की शरह में मजीद इजाफा हो सकता है। साल की इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है वो तकरीबन 7 से 9% है। इसमें शायद कुछ एक आर्जी तौर पे इंक्रीज आए, जो बिजली की कीमतें अगर बढ़ें या इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ें, लेकिन वो एक आर्जी है। रजा बाकर की गुफ्तगू आपने सुनी, वो खबरदार कर रहे हैं कि महंगाई में इजाफा हो सकता है, वो बिजली की कीमतें बढ़ने की वजह से हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज महंगाई की शरह कंट्रोल करने के लिए अज़्म का इजहार किया, लेकिन इदारे शुमारियात के आदाद शुमार और गवर्नर स्टेट बैंक के बयान के तनाजुर में देखा जाए तो महंगाई आइंदा आने वाले दिनों में कंट्रोल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि हुकूमत अवाम पर भी आए रोज पेट्रोल बम गिरा रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान माजी में
तेल की कीमतों के क्या दावे करते रहे। पेट्रोल और डीजल और ये केरोसिन ऑयल की जो हमने कीमतें कम की हैं, ये इस वक्त हम सारे बड़े सगीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में तेल की कीमतों का जायजा लिया जाए तो माजी में जब जब आलमी मंडी में कीमतें कम हुई, इसके असरात आम आदमी तक मुंतकिल नहीं हो सके। आलमी मंडी में तेल की कीमतों और पाकिस्तान में महंगाई की शरह को देखा जाए तो जनवरी 2020 में आलमी मंडी में तेल की कीमतें 54.19 डॉलर फी बैरल थी, जबकि इसी असना में मुल्क में महंगाई की शरह इंतहाई बुलंद थी। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 10.74% थी। इसी तरह जून 2020 में कोरोना लॉकडाउन के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतें इंतहाई कम हुई और फी बैरल तेल की कीमत 40.63 डॉलर तक पहुंच गई। लेकिन इसी अरसे के दौरान मुल्क में महंगाई की शरह 8.59% थी। जनवरी 2021 में एक बार फिर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। तेल की फी बैरल कीमत 52.56 डॉलर फी बैरल हो गई, जबकि मुल्क में महंगाई की शरह में भी इजाफा हो गया और ये शरह 8.84% हो गई। अब नए साल में हुकूमत ने अवाम को 2 मरतबा पेट्रोल बम का निशाना बनाया। अभी हालिया इजाफे का मामला आपके सामने रखते हैं। जनवरी के इब्तदाई 2 हफ्तों के दौरान आलमी मंडी में तेल की कीमतें 50 डॉलर से बढ़कर 55 डॉलर फी बैरल तक पहुंची, जिसके बायस पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 71 पैसे और डीजल की कीमत में 4.5 रुपए तक इजाफा होना था। मगर ओगरा ने तेजी दिखाते हुए वफाकी हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की जो समरी भेजी, उसमें पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए और डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर इजाफा तजवीज़ कर दिया और समरी मीडिया को भी लीक कर दी, जो आलमी मार्केट में इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बरक्स था। अब 15 जनवरी को ऐसा क्यों हुआ? ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की जो समरी बनाई, उसमें पेट्रोल और डीजल दोनों की फी लीटर कीमत में 30 रुपए पेट्रोलियम लीवी के शामिल कर दिए और ये 30 रुपए भी पेट्रोलियम लीवर की आखिरी हद होती है। मकसद ये था कि कीमतों में भारी इजाफा दिखाकर आसानी से इजाफा सारिफीन को मुंतकिल किया जा सके। इससे पहले पेट्रोल और डीजल पर यह लीवी बिल तरतीब 22.85 रुपए और 24 रुपए 38 पैसे फी लीटर तजवीज़ की गई थी। ओगरा ने ऐसा पहली मरतबा नहीं किया, बल्कि 1 जनवरी से नाफिजुल अमल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के लिए भी ऐसी ही समरी इरसाल की गई थी। अब हो ये रहा है, किस्सा मुख्तसर ये कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो ऑयल की प्राइसेस है वो बढ़ रही हैं और जैसे स्टेट बैंक के गवर्नर कह रहे हैं, इमरान खान साहब ने इस बात का इंदिया दे दिया है कि जो आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेगी, हमारे यहाँ मकामी मार्केट के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना यकीनन बाबरे मजबूरी ऐसा करना पड़ेगा और उसके बाद जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो एक कॉमनर अंडर प्रेशर होगा, महंगाई बढ़ती चली जाएगी। अब तेल की बढ़ती हुई कीमतें यकीनन हुकूमत के लिए खतरे की घंटी और बरवक्त फैसलों के जरिए ही इस खतरे का मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन हुकूमत इस खतरे का मुकाबला कैसे करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।